जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवी हियर एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। हमने अपने लीगल कोर्सेज जो है वो स्टार्ट कर दिए हुए हैं, जिसमें आज से पहले 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। टुडे इज़ आवर थर्ड लेक्चर और आज का जो लेक्चर है इसमें हमने स्पेसिफिकली डिस्कस करना है सिविल लीगल कोर्स को हमने स्टार्ट करना है। सिविल लीगल कोर्स की बात करें तो मेरा ये मानना है या मेरा जो ट्रेंड है वो ये है कि मैं समझता हूँ कि किसी भी मंजिल पे जाने से पहले आपको उस मंजिल का जो रास्ता है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका रास्ता क्लियर है, आपका गोल आपके सामने आ जाता है, ठीक है? देन आपका मंजिल पे पहुंचना आसान हो जाता है, बिकॉज़ आपको क्लियर कट वे पता है कि मैं इस रास्ते से जाऊँगा तो मैं इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। लेकिन अगर आपको रास्ता ही ना पता हो, तो फिर आप जो है वो रास्ते में कहीं अटके रहते हैं और आप मंजिल तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल बेस है, बुनियाद है सिविल लीगल कोर्स की। जहाँ भी आप चले रहें, आपने और भी कई जगह पे जो है वो कोर्सेज माइट भी किए भी होंगे या देखे भी होंगे, लेकिन ये बेसिक चीज़ें कोई नहीं बताता है, कोई नहीं करवाता है। हालांकि ये सबसे बेसिक चीज़ है जो कि एक स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना लाजमी है। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक क्लाइंट आ गया है, हम बेसिकली बात कर रहे हैं अब कि आपको वकालत में क्या चीज़ें काम आनी है। तो आपके पास एक क्लाइंट आ गया है अपना मसला लेके, और आपको ये नहीं पता कि ये जो इसका मसला है इसके बारे में इन डिटेल कहाँ पे जो है वो लॉ डिस्कस किया गया है या इससे रेलिवेंट लॉ कहाँ पे मौजूद है, तो फिर आप तो वकील कहलाने के लायक नहीं है। कि वकील कौन होता है? जिसको लॉ आता है, जो है वो लॉ पढ़ के आया और उससे एक्सपेक्ट ही हम ये कर रहे हैं कि हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें रेलिवेंट लॉ बताएगा, उसका सोल्यूशन बताएगा। तो अगर आपको वो लॉ ही नहीं पता है तो फिर ऑब्वियसली वकील होने का फायदा नहीं है। मैंने कल भी बताया था जब हम फैमिली लॉ की बात कर रहे थे, तो लॉ में हमारे पास दो तरह से चीजें हैं। दो कह लें कि मेन बुनियादी लॉज हैं दो तरह के, कि जिनके ऊपर आपकी पूरी की पूरी जो प्रैक्टिस है वो स्टैंड करती है, जहां से आपने सारा का सारा रहनुमाई लेनी है, डाटा लेना है, ठीक है? एक वकील में और एक आम शख्स में क्या फ़र्क है, वो यही चीज़ें आपको अलग करती हैं। लाइक एक आम शख्स जो है ना, उसको नहीं पता कि ख़ास अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उससे रेलेवेंट ख़ास लॉ कहाँ पे गिवन है। वो किसको पता होता है? वो वकील को पता होता है। एक जो लेमैन पर्सन है, एक जो आम आदमी है, उसको नहीं पता कि अगर मैंने केस करना है तो कहाँ फाइल करना है, क्या उसके स्टेजेस होंगी, क्या तरीक़ाकार होगा। तो ये किसको पता होता है? ये एक वकील को पता होता है। तो वकील को ये कब पता होगा? जब वकील जो है वो लॉ पढ़ेगा, जब वो नॉलेज होल्डर लॉयर होगा इंस्टेड ऑफ डिग्री होल्डर। डिग्री जो है वो जस्ट पीस ऑफ पेपर है जो कि आप पाकिस्तान में 15 से 20 लाख रुपया कहीं भी दे के ले सकते हैं, चाहे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हैं या नहीं। लेकिन नॉलेज वो चीज़ है जो कि पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। नॉलेज जो है वो पैशन के साथ आता है, नॉलेज जो है वो लर्निंग के साथ आता है, नॉलेज का ताल्लुक जो है वो सीखने के साथ है, आपकी विलिंगनेस के साथ है। अगर आप चाहेंगे तो ही आप नॉलेज गेन करेंगे। कोई घोल के आपको पिला नहीं सकता, कोई डंडे के जोर पे आपको सिखा नहीं सकता। तो आज हमारी सिर्फ सिविल लीगल कोर्स की क्लास है एंड द क्लास स्ट्रेंथ इज 129 माशाल्लाह, ठीक है? 129 स्टूडेंट्स की जो है वो क्लास है, जो कि मैं समझता हूँ मेरे लिए एक बड़ी ऑनर है कि मैं 129 स्टूडेंट्स को जो है वो काम की बात सिखाने जा रहा हूँ, काम की बात जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। एनी हाउ, हम आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जैसे मैंने फैमिली में बताया था, सेम लाइकवाइज अगर हम सिविल लॉ की बात करते हैं, सिविल प्रैक्टिस की बात करते हैं, ये सिविल मैटर्स की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले जो चीज़ पता होनी चाहिए, सबसे बेसिक चीज़ जो पता होनी चाहिए, वो ये है कि बेसिक लॉज कौन कौन से हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि आपके सिविल मैटर्स को कवर करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिविल मैटर्स होते क्या हैं। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हम जो लीगल कोर्सेज करवा रहे हैं इसमें हमने 3 चीज़ों में आपको जो है वो कैटर किया है, डिफरेंट मैटर्स को कैटर किया है। सबसे पहली चीज़ आपकी जो है वो फैमिली से रिलेटेड जो है वो केस लॉज हैं आपके, ठीक है? सॉरी, फैमिली से रिलेटेड जो है वो केसेस हैं या मैटर्स हैं। तो फैमिली में हमने कल डिस्कस कर लिया था कि उसमें आपका मैरिज से रिलेटेड
कोई भी मामला है वो फैमिली साइड पे आता है, डावर से रिलेटेड कोई भी मामला है फैमिली साइड पे आता है, अगर डाइवोर्स से रिलेटेड कोई भी मामला है फैमिली साइड पे आता है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड मामला है वो भी उसी समहाउ उसमें देखते हैं हम। उसके बाद आपकी जो है वो मेंटेनेंस के मामला आते हैं फैमिली में आ जाते हैं, बच्चों की कस्टडी, ठीक है, तो ये सारे मामला फैमिली में आते थे। अब क्वेश्चन रेज होता है कि सर सिविल मामलात कौन से होते हैं, तो कुछ बेसिक बेसिक जो है यहाँ पे जिक्र करेंगे, बाकी इंशाल्लाह पूरा कोर्स हमारा सिविल मामलात से भरा पड़ा है, आगे जाके आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। लेकिन यहाँ पे इस हद तक रह के अगर मैं इनको कैटर करना चाहूँ, रफली आपको बताना चाहूँ, तो आपके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितने भी तरह के डिस्प्यूट्स हैं वो सिविल नेचर में आते हैं। लाइक आपने घर कोई रेंट पे लिया हुआ है और उसकी पोजेशन आपके पास है, और जो घर का ओनर है वो रेंट एग्रीमेंट खत्म होने से पहले आपको जो है वो घर से निकालना चाह रहा है, तो आपके पास क्या रेमेडी है, ये आप कहाँ पढ़ेंगे, या आप सिविल लॉ के अंडर पढ़ेंगे। आपका अपना घर है, पोजेशन भी आपके पास है, ऑनरशिप भी आपके पास है, मोहल्ले का एक माजू साजू गुंडा आता है और वो आपके घर पे जो है वो कब्जा करना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता है, तो उसके अगेंस्ट आपके पास कौन सी रेमेडी है, ये आप कहाँ पढ़ेंगे, सिविल लॉ के अंडर पढ़ेंगे। आपके साथ उजमा ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कोई मोबाइल फोन सेल करने का, कोई घर सेल करने का, लेकिन बयाना आपने दे दिया है उस्मा को, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी पूरा परफॉर्म नहीं किया उस्मा ने, और उस्मा ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो ब्रेक कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आपने उस्मा के साथ किया था एज इट इज जो है वो आपको परफॉर्म करके दिया जाए, तो आपके पास क्या रेमेडी है, आप कहाँ जा सकते हैं, आप सिविल लॉ के अंडर वो रेमेडी पढ़ेंगे और सिविल कोर्ट का जो है दरवाजा नोक करेंगे। आपका किसी के साथ जो है वो कारोबारी लेन देन है, कोई पैसे आपके किसी की तरफ जो है वो फंसे हुए हैं, आपने उनको कैसे निकलवाना है, आप सिविल लॉ के साइड पे कोई जो है वो केस फाइल कर सकते हैं। आप बिजनेस पार्टनर्स हैं और बिजनेस के अंदर जो है वो पार्टनरशिप के अंदर कोई ना कोई मसाइल बन जाते हैं, और लेटर ऑन क्या होता है, आपकी जो है ना बिजनेस पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, आप सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं, तो उस टाइम पे आपने अकाउंट्स वगैरह जो है वो अपने स्क्रीन अभी स्टक ही रहेगी यार, हम अभी आगे नहीं चल रहे क्या, बीच में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, मैंने पहले भी बताया है, सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी स्क्रीन हम चला ही नहीं रहे हैं, कुछ बता ही ना हो, स्क्रीन कैसे आगे बढ़ेगी। एनी हाउ, तो वो आप जो है बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, तो आपके अकाउंट्स वगैरह भी आपने ऑब्वियसली जो है वो क्लियर करने हैं, पैसों का लेन देन जो है वो खत्म करना है, तो रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स की तरफ जाते हैं। तो ये जितनी तरह के मामलात मैंने आपको काउंट करवाए हैं ये आपके सिविल मैटर्स में जो है वो आते हैं, और इन सब को आप जो है वो सिविल लॉज के अंडर जो है वो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन रेज होता है कि सिविल लॉ में दो तरह से चीजें, जैसे फैमिली में हमें दो तरह से चीजें पढ़ी हैं, एक फैमिली के अंदर सब्सटेंटिव लॉ पढ़ा है, जहां से आपको मैरिज की डेफिनेशन मिलेगी, जहां पे आपको खुला की डेफिनेशन मिलेगी, जहां पे आपको डावर की डेफिनेशन मिलेगी, जहां पे आपको बच्चों की कस्टडी के बारे में जो है वो गाइडलाइंस मिलेंगी, वो तो हो गए सारे सब्सटेंटिव लॉज, ठीक है। लेकिन मैरिज किस तरह से होगी, मैरिज के बाद खुला का क्या प्रोसीजर है, डिवोर्स का क्या प्रोसीजर है, बच्चों की कस्टडी जो लेनी है उसका क्या प्रोसीजर है, तरीका कार क्या है, वो कहाँ से मिलेगा, वो प्रोसीजरल लॉ से मिलेगा। तो फैमिली का जो सब्सटेंटिव लॉ था, प्रोसीजरल लॉ था, वो हमने कल पढ़ा था, मैंने आपको डिफरेंट चीजें बताई थी। सेम लाइकवाइज टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ इन सिविल मैटर्स, कि जब सिविल मैटर कोई आपके सामने होगा तो सिविल मैटर्स के अंदर आपके पास सब्सटेंटिव लॉज कौन कौन से हैं जिनको आपने देखना है, और प्रोसीजरल लॉज कौन से हैं जिनको आपने देखना है। ये 8 से 9 मिनट मैंने लगाए हैं और एक तमहीद बांधी है, मकसद ये है कि आपको टॉपिक एटलीस्ट समझ आ जाए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो अगर टॉपिक के हवाले से टिल येट आप लोग जो है वो क्लियर हैं, माइंडसेट क्लियर है कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ यस में एक रिस्पॉन्ड कर दें कि सर वी आर क्लियर, ताकि हम आज के टॉपिक को इन डिटेल जो है वो आगे डिस्कस कर सकें। चलें जी, मोस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर क्लियर ऑन दिस टॉपिक कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। अब हमने आज देखना है कि सिविल लॉज इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर जब हम सिविल मैटर की बात करते हैं
तो वो कौन कौन से बेसिक लॉज हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। लाइक मैं आपको इसकी आसान सी एग्जांपल कोई जो है वो समझाता हूँ। लाइक आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और आपका फिजिक्स का पेपर है, और आपको जो है वो सिर्फ फिजिक्स की ही बुक पढ़नी पड़ेगी, या साथ आप बायोलॉजी भी रखेंगे, केमिस्ट्री भी रखेंगे, या मैथ्स भी रख के बैठ जाएंगे। ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही देखेंगे। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई फैमिली मैटर आता है तो आप फिर फैमिली रिलेटेड जो लॉज कल आपको बताए हैं आप उनको कंसल्ट करेंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं सिविल नेचर की, तो सिविल साइड का कोई मैटर है तो आप फिर सिविल के जो बेसिक लॉज हैं, सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल, आप उनको जाके फिर देखेंगे। और अगर आपके पास लेटर ऑन कोई मसला क्रिमिनल नेचर का होगा तो फिर ऑब्वियसली आप पाकिस्तान पिनल कोड ओपन करेंगे, फिर आप सीआरपीसी ओपन करेंगे, फिर आप क्यूएसओ ओपन करेंगे। क्यूएसओ आप सीपीसी में भी डिस्कस करेंगे, सिविल मैटर्स में भी करेंगे, क्यूएसओ आप फैमिली मैटर्स में भी डिस्कस करेंगे, क्यूएसओ आप क्रिमिनल मैटर्स में भी करेंगे। क्यूएसओ है क्या? कानून शहादत ऑर्डिनेंस, जो कि एविडेंस के लिए काम आता है। एविडेंस सिविल केसेस में भी होती है, क्रिमिनल केसेस में भी होती है, फैमिली केसेस में भी होती है। तो कानून शहादत ऑर्डिनेंस आपका एविडेंस से रिलेटेड है सारा, तो ये हर तरह के मामलात में आपके काम आता है। एनी हाउ, सिविल लॉ इन पाकिस्तान जो है उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। कहते हैं जी सिविल लॉज इन पाकिस्तान डील्स विद, सिविल लॉ डील किस चीज को करता है? राइट्स को डील करता है, ड्यूटीज को डील करता है, एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस इन देयर पर्सनल और प्राइवेट मैटर्स। मतलब आप दो लोग हैं, जैसे मैं आगे भी बता रहा था, दो लोग हैं, अहमद है, रिजवान है। अहमद का रिजवान का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बदले में राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो एक दूसरे की बन जाती हैं। एक के जो राइट्स हैं वो दूसरे की ड्यूटीज होती हैं, दूसरे को जो राइट्स हैं वो इस वाले की ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है, इनफ्रिंज होता है, तो ऑब्वियसली राइट्स और ड्यूटीज जो है वो इनफ्रिंज होंगी। तो उसके अगेंस्ट आपके पास क्या रेमेडी है? आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। आगे एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे इसकी ऑब्वियसली। कहता है अनलाइक क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ की अगर बात करें तो उसमें पनिशमेंट होती है कि आपको जेल जाना पड़ जाता है। आप पे जो है वो आपको जो है जेल में डाल दिया जाता है, 10-10 15-15 साल जो है वो आप जेल काटते हैं। लेकिन अगर सिविल कोर्ट की बात करते हैं या सिविल केसेस की बात करते हैं तो इसमें पेनल्टी ऐसी नहीं होती है। इसमें आपको कंपनसेशन क्लेम की जाती है, इसमें आपको डैमेजेस जो है वो देने पड़ सकते हैं, इसमें आपको जो है वो स्पेसिफिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करवा के देना पड़ता है, ठीक है। इसमें रेमेडी जरा और तरह की होती है। फोकसेस ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स, सिविल यानी जो क्रिमिनल लॉ है वो पनिशमेंट पर फोकस करता है और क्राइम से रिलेटेड मामला पर फोकस करता है। लेकिन जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ इज कंसर्न्ड विद डिस्प्यूट्स बिटवीन प्राइवेट पार्टीज सच एज प्रॉपर्टी इश्यूज, फैमिली मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और रिकवरी ऑफ मनी। जैसे कि मैं लेक्चर के शुरू में भी बता रहा था कि अगर आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स है तो वो आपके सिविल मैटर्स में आ जाएंगे। आपका अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ, उसकी ब्रीच होती है, कोई पैसे लेने हैं वो नहीं को दे रहा है, तो आप सिविल सूट्स की तरफ आते हैं, सिविल मैटर्स की तरफ आते हैं। मेन पर्पस क्या है आपके सिविल लॉ का? पाकिस्तान के अंदर ही ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां भी कहते हैं, द मेन पर्पस ऑफ सिविल लॉ इज टू प्रोवाइड रेमेडीज, कंपनसेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स रादर देन पनिशमेंट। इसमें पनिशमेंट नहीं दी जाती है, इसमें जेल में नहीं भेजा जाता है, लेकिन इसमें जो पेनल्टी है वो कंपनसेशन की फॉर्म में होती है कि आपने किसी का 20 लाख का नुकसान किया है वो पूरा करके दें। आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, 5 लाख के इवज आपने मोबाइल देना था, उसने आपको वो 5 लाख देने के लिए तैयार है, आप उसको मोबाइल दें। तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करता है सिविल लॉ, ठीक है। तो ये इस तरह की रेमेडीज होती हैं सिविल लॉ में। कहता है सिविल लॉ इन पाकिस्तान ओरिजिनेट्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अगर सिविल लॉ की बात करें कि कहाँ कहाँ से इसके सोर्सेज हैं, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सोर्स हो सकता है, आपके स्टैट्यूटरी लॉज। स्टैट्यूटरी लॉज कौन से होते हैं? आपकी पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, ठीक है, नेशनल असेंबली एंड सेनेट मिल के जो है वो लेजिस्लेशन करते हैं, तो वहां से सिविल लॉ जो है वो बन सकता है। देन इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे ये बेस करता है। और फर्दर मोर हमारे पास जो सबसे प्रोसीजरल साइड पे जो कोड है जिसको हम सिविल प्रोसीजर कोड बोलते हैं 1908 का, ये हमें हेल्प आउट करता है कि सिविल मुकदमात कैसे चलेंगे, उनका क्या प्रोसीजर होगा अदालत में,
कितना टाइम फ्रेम होगा जवाब जमा करवाने के लिए, किस टाइम फ्रेम के अंदर एविडेंस कंक्लूड हो जाएगी, वो सारी हमें गाइडलाइंस सीपीसी देता है। अब हमने आज के लेक्चर में सिविल लॉ के हवाले से देखना है कि सिविल लॉ के बेसिक बेसिक सब्सटेंटिव लॉज कौन कौन से हैं और सिविल लॉ के जो है वो प्रोसीजरल लॉज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कहता है जी टाइप्स ऑफ सिविल लॉज, देयर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सब्सटेंटिव सिविल लॉज एंड प्रोसीजरल सिविल लॉज। ठीक है, अगर सब्सटेंटिव की बात करें, यानी आपको पता होना चाहिए कि सिविल साइड पे अगर कोई मसला होता है तो कौन कौन से लॉज हमें हेल्प आउट कर सकते हैं, किन किन किताबों को हमें पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, कहाँ से हमारी जो है वो रहनुमाई हो सकती है। अगर आपको ओरिजिन पता होगा, सोर्स पता होगा, तब आप मसले का हल निकालेंगे। आपके सामने लेट्स सपोज मिसाल ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की ही मिसाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो अहमद का और अली का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अली का घर है 10 मरला का और अहमद जो है वो उसको खरीदने में दिलचस्पी रखता है। अहमद की और अली की डील हो जाती है। अली कहता है कि मैं अपना 10 मरले का जो घर है वो 1 करोड़ रुपए में जो है वो सेल करना चाह रहा हूँ। अहमद जो है वो कहता है जी ठीक है, मैं 1 करोड़ रुपया पे करने के लिए तैयार हूँ। बयाना इनके दरमियान हो गया, 10 लाख रुपए अहमद ने एडवांस दे दिया अली को और इनके दरमियान एक स्पेसिफिक डेट जो है वो मुकर्रर हो गई कि इस डेट तक अली जो है वो घर की पोजेशन देगा, सारी चीजें जो है वो क्लियर करेगा और अहमद अल्टीमेटली बाकी वाला जो 90 लाख है वो उसको पे करेगा। इन बिटवीन क्या होता है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट भी आपको पढ़ना है। पार्ट 3 के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट भी है और ये सिविल नेचर में आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। एनी हाउ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन अली को ना अब्दुल्ला रेट लगा देता है कि यार मैं 1 करोड़ 10 लाख रुपया देता हूँ, तो मुझे ये दे दो। अली को अब 10 लाख रुपया ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। तो अली क्या करता है, अली अहमद को कहता है जी मैं घर सेल नहीं करना, लिहाजा तुम निकलो। तो क्या अहमद लावारिस रह जाएगा? क्या अहमद जो है वो ऐसे ही उसको भगा दिया जाएगा? ऐसे नहीं होगा। होगा क्या, अहमद के पास उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होगी जो कि अली और अहमद के दरमियान हुआ है। अहमद क्या करेगा, वकील साहब से रब्ता करेगा, वजी एहसन अलवी साहब से रब्ता करेगा। सर मैंने अली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा और तुम मुझे जो है वो मकान दोगे, उसका पोजेशन दोगे। मैंने 10 लाख रुपया सर एडवांस दिया हुआ है, लेकिन अब अली जो है ना ये मुझे कब्जा नहीं दे रहा है घर का। वकील साहब कहेंगे मसले कोई नहीं सर, तुसी आ जाओ, सिर्फ ₹1 लाख लेंदे हैं ना आंदे हुए, फीस केस दी ना, स्टे लगवा लांगे। तो वो क्या करेगा, वकील साहब के पास आ जाएगा। हम क्या करेंगे, हम वो कॉन्ट्रैक्ट जो उनके दरमियान हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे। अगर तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होना जरूरी है, अगर तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लगाएंगे और हम कोर्ट में जाके स्टे फाइल कर देंगे। हम सिविल कोर्ट में जाके ये कहेंगे कि ये इन दोनों पार्टीज के दरमियान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अली इज ड्यूटी बाउंड टू hand over that particular house to Ahmed in consideration of amount rupees 1 करोड़, जिसमें से अहमद जो है वो 10 लाख ऑलरेडी दे चुका है। कोर्ट कहेगी ठीक है, आपकी बात वैलिड है, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सिविल लॉ के अंडर जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और आपका स्टांस भी जेन्युइन है, लिहाजा हम उसमें प्रेयर करेंगे उस अपने दावे में कि इस प्रॉपर्टी को स्टे लगा दिया जाए, इसको यहीं पे रोक दिया जाए ताकि अली जो है इस मकान को आगे बेच ना सके, क्योंकि अगर वो बेचेगा तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब अली की होश ठिकाने आ जाएगी, वो कहेगा ले उसने तो स्टे लगवा दिया, मैं ना इधर जोगा ना उधर जोगा, तो वो फिर कहेगा यार लानत पाओ, 10 लाख थे जड़ा करोड़ आ रहा है वही फड़ो। तो फिर होगा क्या अल्टीमेटली कि अली किसी बार्गेनिंग की तरफ आ जाएगा कि ठीक है यार मैं जो है वो कर देने को तैयार हूँ। तो ये क्या हुआ था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दोनों पार्टी के दरमियान हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इनफ्रिंज कर दिया किसने, अली ने, लेकिन अहमद का राइट इनफ्रिंज हो गया ना। तो अहमद का जो राइट इनफ्रिंज हुआ है उस राइट की इनफ्रिंजमेंट के अगेंस्ट अहमद के पास रेमेडी क्या है कि वो सिविल कोर्ट जा सकता है और सिविल कोर्ट से जाके उस प्रॉपर्टी पे स्टे ले सकता है कि यहाँ तो मुझे मेरा बयाना डबल करके वापस दिया जाए या मुझे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा के दिया जाए। तो फिर अदालत के थ्रू ये फैसला होगा और अदालत जो है वो अहमद का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा के देगी और अहमद को वो घर मिल जाएगा। ये सिविल लॉ की मैंने एक बेसिक सी मिसाल दी है आपको, बेसिक सी एग्जांपल दी है।
ये वन ऑफ द मैटर है जो कि सिविल नेचर में आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर तो आपको समझ आई है तो से यस, अगर समझ नहीं आई है तो से नो, ताकि हम आगे बढ़ सकें जल्दी से। चलें जी, समझ आ गई है। इसी को हम एक एक रिस्पॉन्स है नो, बाकी ऑलमोस्ट सारे यस हैं। तो जिनको समझ नहीं आई है उनके लिए हम एक नई मिसाल ले लेते हैं। दो नाम लेते हैं इंटरेस्टिंग से, लड़कों के नाम से कम ही समझ आती है। एक ईशा ले लेते हैं, एक नूर ले लेते हैं। अब नूर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ईशा के साथ। नूर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है ईशा के साथ कि मैं 5 लाख रुपए में अपना मोबाइल जो है वो तुम्हें सेल कर दूंगी। ईशा ने कहा बिस्मिल्लाह, मेरे पास 30,000 एडवांस दे रही हूँ, अगले महीने फुल पेमेंट करके जो है वो मोबाइल तुमसे ले लूंगी। अब अगर इस दौरान नूर जो है वो मुकर जाती है कि मैंने मोबाइल जो है वो नहीं लेना, वैसे ही उसको ऑफर हो रहा है 5 लाख से ऊपर की, तो ईशा क्या कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेगी जो उनके दरमियान हुआ है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और अदालत में चली जाएगी क्योंकि उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है। उसने 30,000 एडवांस दिया है, 4,30,000 रुपया वो देने को तैयार है। वो कहेगी ये अपना 4,30,000 पकड़ो और मुझे मेरा मोबाइल दो, 1 महीने का हमारा टाइम था, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम एज अ कंपनसेशन मुझे इतने पैसे ऊपर दोगी। तो अब नूर के पास दोनों ऑप्शंस हैं, या तो वो जो बयाना लिया था उसके साथ डबल करके बयाना वापस करे, जो कि नूर को कभी भी सूटेबल नहीं लगेगा। वो कहेगी है मैं बैठे बैठे जो है मुझे 30,000 जो है वो पड़ गए। तो अल्टीमेटली वो क्या करेगी, वो इसी तरफ आ जाएगी, चलो मोबाइल ही ले लो, 5 लाख दे दो। तो ये है कि अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप उस राइट की रेमेडी के लिए आप सिविल कोर्ट का जाके दरवाजा नो कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अभी हम इसमें, मैंने कहा था क्लास के दौरान हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्लास के बाद करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट रिटन हो सकता है, अनरिटन हो सकता है, ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, इनको नोट डाउन करें। जुबान समझ आनी चाहिए वैसे तो इस लेवल पे कि आप नोट डाउन करते रहें। जब लेक्चर खत्म हो जाएगा ये सारे क्वेश्चंस आपके एंटरटेन हो जाएंगे। लेक्चर के बीच में एंटरटेन करने लग जाऊंगा तो फिर लेक्चर रह जाएगा। ऑलरेडी 22 मिनट्स हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सब्सटेंटिव लॉज कौन कौन से हैं सिविल नेचर में, और प्रोसीजरल लॉज कौन कौन से हैं सिविल नेचर में। तो सब्सटेंटिव तो क्लियर है ना, सब्सटेंटिव लॉज ऐसे लॉज होते हैं जहां से हम मटेरियल जो है वो खस करते हैं, सब्सटेंस गेन करते हैं। लाइक ओनरशिप क्या है मकान की, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, सब्सटेंटिव लॉ से पता चलेगा। किसी मकान की पोजेशन से क्या मुराद है, कहाँ से पता चलेगा, सब्सटेंटिव लॉ से पता चलेगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कहाँ से पता चलेगा, सब्सटेंटिव लॉ से पता चलेगा। ठीक है, तो बेसिक जो मटेरियल है, जो डेफिनेशंस हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपको कहाँ से पता, उतार देना अगर नहीं सूट कर रहा तो। बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से पता चलेंगे आपको, वो आपको सब्सटेंटिव लॉ से पता चलेंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं, यार बाद में कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं प्रोसीजरल लॉज की, तो प्रोसीजर आपको कहाँ से पता चलेगा, वो आपको प्रोसीजरल लॉ बताएगा। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये किसने बताया, सब्सटेंटिव लॉ ने बताया। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फ्रिंज हो गया है तो उसके खिलाफ जाने के लिए प्रोसीजर क्या है, तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से हम अदालत में केस फाइल कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है वो अदालत के अंदर सारा तरीक़ाकार जो है वो अपना सकते हैं, किस तरह से केस फाइल होगा, जवाब कितनी देर में आना है, एविडेंस कितनी देर में होगी, ये सारी चीज़ें हमें किसने बतानी है, ये चीज़ें हमें प्रोसीजरल लॉ ने बतानी है। तो अभी उन लॉज को डिस्कस करते हैं कि सिविल साइड पे हमारे पास सब्सटेंटिव लॉज कौन कौन से हैं और प्रोसीजरल लॉज कौन कौन से हैं जो आगे आपने पढ़ने हैं। अच्छा जी, सब्सटेंटिव लॉ की बात करें तो बेसिक तो आपको पता है, मैं उसको नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स में मैं आ रहा हूँ कि सिविल साइड पे सब्सटेंटिव लॉज मेन मेन कौन से हैं जो आपने पढ़ने हैं। सबसे पहले है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज जो कि पार्ट 3 में है, क्योंकि उनका पार्ट 3 का एक सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप इंशाल्लाह इन सिविल मैटर्स में भी पढ़ेंगे, तो मीनवाइल आपका सब्जेक्ट भी है उसकी भी तैयारी होगी, और मीनवाइल आप प्रैक्टिकली यहाँ पे भी देख रहे होंगे। तो सिविल साइड पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 1872 का, वो अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए। सिविल नेचर के जितने भी मामला आपके पास आते हैं वो मेजरली उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है। जो बंदा प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, जो बंदा प्रॉपर्टी ले रहा है, जो बंदा जो है वो मोबाइल सेल कर रहा है, जो बंदा मोबाइल जो है वो परचेज कर रहा है, इसी तरह
हर चीज की खरीदो फरोख्त के अंदर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है। नॉट इवन खरीदो फरोख्त, आज तो आप जॉब भी करने जाते हैं ना, तो जॉब पे भी पहले आपके साथ एग्रीमेंट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो आप देखें हर जगह पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्वॉल्व है। अगर कहीं पे किसी लेवल पे आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फ्रिंज होता है और आपको लगता है कि मेरा राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुआ है, तो आपके पास रेमेडी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है अगर आपने सिविल प्रैक्टिस अच्छी करनी है। तो कोई भी बंदा आपके पास आए तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके क्या मेन मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो सबस्टांटिव लॉ हमारे पास है सिविल साइड पे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है। इसकी सॉफ्ट कॉपी पूरे के पूरे 1872 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वो मैं इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर ऐड करूंगा। नंबर 2 पे जो आपको सिविल साइड पे सब्सटेंटिव लॉ आना चाहिए वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है आपका। प्रॉपर्टी को किस किस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मोड्स होते हैं। घर है ना, उसको किस तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है। कोई बिल्डिंग है, किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई आपकी जमीन जायदाद है, किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके पास सिविल नेचर में जो सबसे ज्यादा मामला आते हैं ना, वो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से आते हैं कि बाप ने अपनी जिंदगी में फलां घर फलां को गिफ्ट कर दिया था, तो अब जो है वो बाप के मरने के बाद बच्चों में ये आ गया मसला और वो उस गिफ्ट को चैलेंज करने आ गए हैं। अब आपको गिफ्ट का पता ही नहीं है कि गिफ्ट होता क्या है, गिफ्ट के जरूरी लवाजमात क्या हैं, इसेंशियल्स क्या है, तो आप कैसे केस आगे लेके चल सकते हैं। तो पहले सब्सटेंशियल लॉ आना चाहिए। मैं अनफॉर्चुनेटली बड़ी जो है वो दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ, अदरवाइज मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी को बोलूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारे वकील हजरा जो टिकटॉक पे बैठ के बड़ी आसानी के साथ कहते हैं कि बच्चों को जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने वहां पे टाइम वेस्ट करना है आप यहाँ पे आए और हाजिरियां लगवाएं और मुंशी बन के जो है वो समोसे खाएं चाय पिए घर जाएं। उनसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि बच्चों को पढ़ने की तरफ भी जो है वो रागिब करें। एक बच्चा है, उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा, उसने खाक वकालत करनी है, नोटिस जमा करवा के वो क्या करेगा। एक बच्चा है, उसने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है प्रॉपर्टी को जो है वो ट्रांसफर करने के मोड्स कौन कौन से है, उसने खाक वकालत करनी है, क्लाइंट सामने बैठा होगा और वो उनको नोटिस के बारे में बता रहा होगा और वो चाय समोसे के बारे में बता रहा होगा। ही मस्ट नो अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कौन कौन से मोड्स है, ये जो आपने ट्रांसफर की है वैलिड है इनवैलिड है, इस पे केस हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफरेंट मोड्स हैं, लाइक आप सेल कर सकते हैं, आप मोर्टगेज कर सकते हैं, आप किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट मोड्स आपको पता होने चाहिए और हर जो मोड है उसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता होने चाहिए। तो सिविल साइड की प्रैक्टिस अगर आपने अच्छी करनी है तो नंबर सेकंड पे जो सब्सटेंशियल लॉ है आपके पास वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ आपके कोर्स में मैं ऐड करूंगा। नंबर 3 पे जो आपके पास सब्सटेंशियल लॉ है दैट इज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट एंड दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1877। अब ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ना, ये आपको वो सारे के सारे रिलीफ बताता है जो आपके पास अवेलेबल है। लाइक अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो आपके पास क्या रिलीफ है, अगर प्रॉपर्टी पे जो है वो पोजेशन का कोई मसला है तो आपके पास क्या रिलीफ है, अगर जो है उसकी ओनरशिप का कोई मसला बन गया तो क्या रिलीफ है, अगर आपने पैसे निकलवाने हैं तो क्या रिलीफ अवेलेबल है। ये रिलीफ जितने भी है ना, रिलीफ क्या होता है कि आपके पास कोई ज्यादती हुई है और ज्यादती के मुदावे के लिए आप ऑब्वियसली कोर्ट जाएंगे, तो आपको कोर्ट क्या क्या रिलीफ दे सकती है, आप क्या क्या कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं, ये रिलीफ सारे आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1877 में पढ़ने हैं। ये आपको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो आना चाहिए। देन इसके बाद फैमिली लॉज, वैसे तो आज के दौर में टोटली उसको जो है वो डिफरेंट कोर्ट्स बन गई हुई हैं, डिफरेंट जो है उसका एक प्रॉपर फोरम मौजूद है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट स्टिल ऐसे हैं जहाँ पे सिविल साइड पे ही जो है वो फैमिली के केसेस भी देखे जाते हैं। तो सम हाउ आप सिविल में फैमिली मैटर्स को भी जो है वो इंगेज कर सकते हैं, जो कि वैसे हम कल पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ले ली है एक सिविल मैटर के हवाले से, वैसे तो मैं ऊपर भी एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट की ही डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे अगेन एक कॉन्ट्रैक्ट की ही एग्जाम्पल है कि सिविल नेचर का ही एक मामला हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। कहते सपोज फर्ज करें, अब
सब्सटेंटिव लॉ की एग्जांपल ले रहे हैं, प्रोसीजरल लॉ पे अभी हम नहीं गए सिविल साइड पे। ये मैंने सारे आपको सब्सटेंटिव लॉज बताए हैं जो कि आपको आने चाहिए। यहाँ से आपको मटेरियल मिलेगा, कोई क्लाइंट आएगा तो यहाँ से आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। क्लाइंट क्या मसला लेके आएगा कॉन्ट्रैक्ट का, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना पड़ेगा। क्लाइंट क्या मसला लेके आएगा प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ना पड़ेगा। क्लाइंट क्या मसला लेके आएगा कि ये मेरे साथ हो गया, मुझे रिलीफ बताओ, तो रिलीफ कौन बताएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1877 बताएगा। तो ये सारी चीजें आपको सब्सटेंशियल लॉ में आनी चाहिए। इसके अलावा भी सब्सटेंटिव लॉज हैं सिविल साइड पे, लेकिन हम मेन जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, कहता है जी सपोज ए एंड बी साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर रुपीज आई गेस 1 करोड़, ठीक है, या 10 लाख रुपीज है, 10 लाख। कहता है इफ ए रिफ्यूजेस टू डिलीवर द कार आफ्टर रिसीविंग पेमेंट, बी कैन सू ए, सू मतलब केस फाइल कर सकता है, सू ए फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैं ऊपर मिसाल भी दे रहा था कि अगर ए के और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें ए कहता है कि मैं आपको गाड़ी दे दूंगा, बी कहता है मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूंगा। बी ने पैसे दे दिए, ए गाड़ी ट्रांसफर करवाने से इनकारी है, गाड़ी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो बी के पास क्या रेमेडी है, बी जो है वो केस फाइल कर सकता है किस पे, ए पे। किस वजह से, क्योंकि बी और ए के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और नॉट, ये आपने देखना है, ठीक है। यस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, उसमें तमाम तर शराइत जो है वो पूरी हैं, आप वो कॉन्ट्रैक्ट उठाएंगे, सूट फाइल कर देंगे, तो ये क्या हुआ, आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ। आपके पास रेमेडी है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में चले जाएं। ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो मैं कह रहा हूँ ये रिलीफ एक्ट में आपको नजर आएगा और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एनी हाउ, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, जो मैंने पहले बताया कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पढ़ना पड़ेगा अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज करने जा रहे हैं। कहता है हियर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द सब्सटेंटिव राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ पार्टीज, द राइट्स ऑफ बी टू गेट द कार एंड द ड्यूटी ऑफ ए टू डिलीवर इट। तो यानी आपके पास ये मसला आया और आपको कैसे पता चला कि मैं जो है इसके इस मसले के लिए मेरे पास हल क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हल बताया है। आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 कहता है कि यार इन दोनों पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और एक कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाता है तो दोनों पार्टीज पे कोई ना कोई राइट्स एंड ड्यूटीज आ जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ए के क्या राइट्स हैं कि ए को पूरी की पूरी पेमेंट मिले, ए को जो है वो विद इन टाइम पेमेंट मिले, ठीक है, ये ए के राइट्स हैं। लेकिन ए की ड्यूटी क्या है कि बी को कार डिलीवर करे, बी को जो है वो कार उसी कंडीशन में डिलीवर करे जिस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और बी को कार उन्हीं उसी टाइम फ्रेम में डिलीवर करे जिस टाइम फ्रेम में उनके दरमियान तय हुआ है। तो ये दोनों पार्टीज की कुछ ना कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज आ जाते हैं। तो दोनों में से अगर किसी एक का भी राइट इन्फ्रिंज होता है, लेट्स सपोज ए का राइट इन्फ्रिंज हो जाता, वो गाड़ी की पोजेशन दे देता लेकिन बी जो है वो पेमेंट ना करता, तो ए अब कॉन्ट्रैक्ट वही उठा के कोर्ट में चला जाएगा कि मैंने कार दे दी है, ये मेरी पेमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर बी ने पेमेंट कर दी है, एक गाड़ी नहीं दे रहा, तो फिर बी जा सकते हैं। तो दोनों पार्टीज को के पास रेमेडी आ जाती है कि अगर उनका राइट इन्फ्रिंज होता है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। और ये हमें किसने बताया है, हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 ने बताया, कोई हवा से चीजें नहीं उठ के आई। तो बहुत बड़ी शटअप कॉल है टू ऑल दोज सो कॉल्ड लायर्स जो कि कहते हैं कि प्रैक्टिस जो है वो थेरी से बड़ी अलग है। भाई थेरी पढ़ के आओगे तो प्रैक्टिस अलग नहीं लगेगी। प्रैक्टिस में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, सॉरी थेरी में, उसी की आपने प्रैक्टिस करनी है। थेरी में खुला को बयान किया हुआ है, उसी की प्रैक्टिस करनी है। हर चीज थेरी में लिखी हुई है। तभी जो लोग कहते हैं ना कि मैं साल में सिर्फ एक दफा जो है वो बुक खोली, पढ़ा, वो कहते हैं पहला पन्ना पलटिया तो मैं पास हो गया, वो फिर वो एक पन्ना मतलब वो एक डिग्री का पेज ही लेके घूमते हैं, नॉलेज नहीं होता। फिर वो ये कहते हैं कि यार बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे होता है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं होता, वहां पे सिर्फ 5 क्वेश्चंस पढ़े होते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हमारा ये मानना है कि पहले सिलेबस पूरा कवर करें, देन 5 क्वेश्चंस भी हम देते हैं, लेकिन सिलेबस पूरा करते हैं। एटलीस्ट जिसने पूरा पढ़ना है वो आए, वेलकम है। तो ये चीजें पढ़ें, ये चीजें पढ़ने के लिए हैं, और इन चीजों को पढ़ के ही आपने अच्छे वकील बनना है। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, कोई बाहर से उठा के नहीं दी जाती है। एनी हाउ, ये हमने सब्सटेंटिव लॉज देख लिए और उनकी एग्जांपल्स पढ़ ली। होपफुली यू पीपल आर क्लियर ऑन सब्सटेंटिव लॉज इन सिविल साइड। इफ ऑल आर क्लियर, काइंडली यस का एक रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि हम प्रोसीजरल की तरफ मूव कर सकें। चलें जी, ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट्स क्लियर हैं सब्सटेंटिव लॉ पे
कि सिविल साइड पे सब्सटेंटिव लॉज कौन कौन से हैं। अब प्रोसीजर पे आ जाते हैं। ईशा और नूर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये सब्सटेंटिव लॉ था, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सका किसी वजह से, तो ईशा जो है वो आ गई है, वो कह रही है सर मैंने नूर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, नूर इज नॉट रेडी टू परफॉर्म हर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो मुझे जो है वो इंसाफ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ईशा से वो जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है वो रिसीव करूँगा, पूरी उसकी बात सुनूंगा, बात सुनने के बाद केस ड्राफ्ट करूँगा, और केस इसमें क्या ड्राफ्ट होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेटेड फ्ला फ्ला फ्ला, ठीक है, जिस चीज़ के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट था वो, और मैं एक ड्राफ्ट बना के, ये ड्राफ्ट इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के डिफरेंट ड्राफ्ट बनाएंगे, आपको भी सिखाएंगे इंशाल्लाह, समझाएंगे। तो मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक केस तैयार करके अदालत में फाइल कर दूंगा। तो ये अब जहां तक बात कॉन्ट्रैक्ट की थी ना, ड्यूटीज की थी, राइट्स की थी, वो सब्सटेंटिव लॉ था। अब जब कॉन्ट्रैक्ट की इन्फ्रिंजमेंट हो गई है, अब अदालत से रिलीफ कैसे लेना है, जब ये क्वेश्चन आया है ना, तो यहाँ से प्रोसीजरल लॉ की बात शुरू हो गई। यहाँ पे सब्सटेंटिव लॉ पीछे रह गया, अब प्रोसीजरल लॉ इन एक्शन आएगा। अब प्रोसीजरल लॉ हमें बताएगा कि वजी अलवी साहब ने केस कैसे फाइल करना है, प्रोसीजरल लॉ हमें बताएगा कि इसके अगेंस्ट रिलीफ क्या है, प्रोसीजरल लॉ हमें गाइड करेगा कि केस फाइल करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, प्रोसीजरल लॉ हमें बताएगा कि केस दायर होने के बाद पहली डेट पे क्या करना है, प्रोसीजर हमें बताएगा कि नोटिस किस तरह से सर्व करने हैं, प्रोसीजर हमें बताएगा कि नोटिस का अमल कंप्लीट हो गया तो आगे शहादत इशू कैसे कैसे फ्रेम होने हैं, प्रोसीजर हमें बताएगा कि इशू फ्रेम हो गए हैं, अब एविडेंस कितने डेज के अंदर अंदर होनी चाहिए, प्रोसीजर हमें बताएगा कि एविडेंस के लिए जो गवाहान की लिस्ट जमा करवानी है कितने डेज के अंदर अंदर करवानी है, अगर नहीं करवाई तो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। प्रोसीजर हमें बताएगा कि एविडेंस के अंदर कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। प्रोसीजर हमें बताएगा कि आपकी जजमेंट किस तरह से होगी, प्रोसीजर बताएगा कि जजमेंट के बाद क्या होना है, प्रोसीजर बताएगा कि केस डिग्री हो गया, अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसी होनी है, प्रोसीजर बताएगा कि एग्जीक्यूशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो ये जब दोनों चीजें कंपैरेटिवली आप पढ़ते हैं, दोनों चीजों पे जब आपकी कमांड होती है, तो तब आप कहलाते हैं वकील, अदरवाइज आप कहलाते हैं मुंशी, अदरवाइज आप कहलाते हैं सो कॉल्ड डिग्री होल्डर लॉयर्स, ठीक है। काला सूट पहन लिया है बस मैं वकील हाँ, दिस इजंट वकालत। आगे भी मैंने स्टेटस लगाया था, वो जनाब कह रहे थे मैं एयरपोर्ट पे आया हूँ क्लाइंट को लेने, क्योंकि उसने मुझे पैसे इसी चीज के दिए हैं कि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। यार अनफॉर्चुनेटली खुदा का वास्ता है, हाथ जुड़े हुए हैं, ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, कोई ललियों का प्रोफेशन नहीं है, मरासियों का प्रोफेशन नहीं है, इसको जो है वो प्रोफेशन को ऊपर जाने दे, क्यों इसका जनाजा निकाल रहे हैं। अब हम इस जोगे रह गए हैं कि हम जो है वो क्लाइंट्स को जो है वो क्लाइंट्स के साथ बाथरूम के दरवाजे तक भी जाएंगे कि भाई इसको रास्ते में वो गोली ना मार दे, हम उसके साथ जो है वो उसके बॉडीगार्ड बन के होटल में भी जाएंगे कि भाई इसको रास्ते में उठा ना ले। अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिसेस पता नहीं कहाँ से आ गई, दिस वाज अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, तो आपने इस प्रोफेशन को लॉ पढ़ के जो है वो लेके जाना है, ये हमारी प्रैक्टिसेस नहीं है कि हम जो है वो जगह जगह क्लाइंट की जो है वो हमायत करते फिरें। एक मौसूफ और थे, पुलिस स्टेशन जाने का बड़ा शौक था, आजकल नहीं जाते, पता नहीं क्या हुआ है। तो पहले ही आप अपनी इज्जत का ख्याल रखें तो आपकी इज्जत अल्लाह ताला की ज़ात जो है बढ़ाएगी। लेकिन अगर आप ये छिछोरापन करेंगे, आप समझेंगे कि यार सो कॉल्ड व्यूज लेके मैं जो है कुछ कर सकता हूँ, तो ये वकालत नहीं है, फिर आप कोई और काम कर लें। तो काइंडली मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये लॉज पढ़ें, ये प्रोसीजर पढ़ें, ये सब्सटेंटिव लॉ पढ़ें, ये प्रोसीजरल लॉ पढ़ें, और देन जो है कुछ अच्छा काम करें, ठीक है। तो प्रोसीजरल लॉ की बात करें अगर कि जो आपका सिविल लॉज हैं उसमें कौन कौन से जो है हमारे पास प्रोसीजर काम आएगा, किस लॉ को हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि हमारा केस जो है वो अदालत में हम कंटेस्ट कर सकेंगे। तो सबसे टॉप पे जो सिविल लॉ है या प्रोसीजरल साइड पे वो आपका सीपीसी है। यहाँ पे हमारे पास बेयर एक्ट राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, वो इतने इतने बड़े बड़े बेयर एक्ट्स होते हैं। तो सीपीसी बहुत कहेंगे ना उसको 100 जिल्दें तो वो भी कम है, इंटरप्रिटेशन उसकी करना शुरू करेंगे तो, प्रोसीजर की बात करेंगे तो। लेकिन सीपीसी क्या है, सिविल प्रोसीजरल कोड है, जो कि हमें बताता है कि सिविल मुकदमात अदालत के अंदर किस तरह से चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अदालत के अंदर केस को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है तो सिविल साइड पे आपको सीपीसी पे कमांड होना ज़रूरी है। सीपीसी वैसे अभी पार्ट 4 में जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगा दी गई है, पहले पार्ट 5 में होती थी, अब हाफ पोर्शन जो है वो सिविल लॉ का पार्ट 4 में आ गया है, हाफ पोर्शन जो है पार्ट 5 में आ गया है।
तो सिविल प्रोसीजरल कोड जो है उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए अगर आप कोर्ट में सिविल सूट को किसी को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो। ठीक है। नंबर सेकंड पे मैंने पहले ही बताया था कि कानून शहादत ऑर्डिनेंस, कानून शहादत ऑर्डिनेंस आपको सिविल साइड पे भी हेल्प आउट करेगा, क्रिमिनल पे भी करेगा, इवन फैमिली में भी करेगा। क्यों? क्योंकि एविडेंस हर केस में होती है, एविडेंस पे आपका सारा केस बेस कर रहा होता है। तो अगर आपने एक्सपर्ट होना है ट्रायल के तो आपकी कानून शहादत ऑर्डिनेंस पे इस तरह से कमांड होनी चाहिए कि आपका एक एक आर्टिकल आपके फिंगर टिप्स पे हो। इवन मैंने जब गैट टेस्ट दिया था तो आई वाज लाइक प्रो इन क्यूएसओ, इन सीपीसी, इन सीआरपीसी, जस्ट बिकॉज कि यही वो चीज़ें हैं कि जिनसे आपने जो है वो वकालत करनी है। तो ये आपके फिंगर टिप्स पता होना चाहिए, एक एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, उसकी प्रपोजिशंस आनी चाहिए अगर आपने ट्रायल के वकील बनना है। तो प्रोसीजरल साइड पे पहले सीपीसी हो गया, देन कानून शहादत ऑर्डिनेंस हो गया, और लिमिटेशन एक्ट इज ऑफ मच इंपॉर्टेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि आमिना और ईशा का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नूर और ईशा का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इसमें कोई ब्रीच हुई है और ईशा घर जाके सो जाए और 10 साल बाद उसको याद आए कि नहीं जी हमारा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसकी ब्रीच हुई थी, तो 10 साल बाद आगे जा सकते कि सर मुझे स्टे दे दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लिमिट्स होती हैं। अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज करना है तो उसकी लिमिट है, विद इन 3 ईयर्स आपको कोर्ट का दरवाजा नॉक करना होगा। ठीक है। अगर आप 3 साल के बाद आए हैं तो फिर आपको कोई ना कोई रीजंस देनी पड़ेंगी, ग्राउंड्स देनी पड़ेंगी कि आपका डिले क्यों है। अगर तो वो डिले कंडोन होता है, अगर डिले को अदालत मानती फिर आपका केस चलता है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन एक्ट पढ़ना इसमें बहुत जरूरी है, ये भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। फिलहाल ये जो चीजें सारी बताई है ना, ये हमारे बताने की नहीं थी, ये करवाने की नहीं थी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सारी की सारी ड्राफ्टिंग की या जो है वो अदालत के कामों की। लेकिन मैं जरूरी समझता हूँ कि मंजिल से पहले रास्ते के बारे में पता होना बड़ा जरूरी है। तो मैं आपको डायरेक्ट जो है वो ले जाता पार्टीशन के सूट पे, डेक्लेरेशन के सूट पे, सक्सेशन के सूट पे और कॉन्ट्रैक्ट के सूट पे, जबकि आपको पता ही नहीं है कि सब्सटेंटिव लॉ क्या है, प्रोसीजरल क्या है, सब्सटेंस कहाँ से मिलना है, प्रोसीजर कहाँ से गाइडलाइंस बननी है। तो आपके फिर आगे की काम करने का फ़ायदा कोई नहीं। तो मैंने आज भी अगर 40 मिनट लगाए हैं तो वो 40 मिनट लगाने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए। मैं यकीन के साथ, वसूख के साथ कह सकता हूँ कि 5-5, 7-7 साल की जिनकी प्रैक्टिस है उनसे भी जाके पूछेंगे तो ये चीज़ें उनको नहीं आएंगी, अनफॉर्चुनेटली। वाई? क्योंकि पढ़ा नहीं है। तो आज पढ़ लें, कल काम आएंगे इंशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि 128 स्टूडेंट्स जो है वो लास्ट तक जो है वो सुन रहे हैं। इलिस्ट्रेशंस मैंने नीचे दी है कुछ कि प्रोसीजरल साइड पे आपको गाइडलाइंस मिलेंगी कि आपने अगर केस फाइल किया है तो हाउ द केस विल बी फाइल्ड, केस फाइल कैसे करना है हमें प्रोसीजरल साइड से पता चलेगा। हाउ समन्स विल बी इशूड टू ए के खिलाफ जो केस किया है उसमें समन कैसे इशू करने हैं। हाउ एविडेंस विल बी प्रेजेंटेड, एविडेंस किस तरह से प्रेजेंट की जाएगी, ये बातें मैंने पहले भी बताई, वही चीज़ें। हाउ जजमेंट विल बी पास्ड एंड एग्जीक्यूटेड, जजमेंट किस तरह से पास हो सकती है। एनी हाउ रिकॉर्डेड हो रहा है, नेटवर्क इशू हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं पता कहाँ से पता चलनी है, आपके प्रोसीजरल लॉ से पता चलनी है। तो ये आज का हमारा जो है वो सिविल साइड पे जो है वो बेसिक लॉज थे जो हमने पढ़े हैं, सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल। होपफुली आपको जो है वो लेक्चर समझ आया होगा। मजीद इंशाल्लाह इस कोर्स में ऐसे ही इसी एनर्जी के साथ जो है वो इसको कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।